अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 बीएड सेकेंड ईयर का लिंग समाज एवं विद्यालय। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 3 बीएड सेकेंड ईयर का लैंगिक रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं। भारत में लैंगिक रूढ़िवाद के कारण एवं विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुँचे। फिलहाल देखते हैं अगला प्रश्न अथवा में लैंगिक रूढ़िवादिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में आते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। अब देखते हैं इसमें हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती तो हम जीवन भर उसके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। हालांकि हमारे धार्मिक विचार औरत को देवी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन हम उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से ही मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं पर लड़कियों का शोषण करते हैं। जहाँ तक महिलाओं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल है तो हम दोहरे मानकों का एक ऐसा समाज है जहाँ हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से अलग हैं। चलो लिंग असमानता की घटना को समझने का प्रयास करते हैं और कुछ समाधान खोजते हैं। आगे इसमें देखते हैं भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण और प्रकार। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया बावले के अनुसार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की जाती है। दूसरा इसमें दिया है, उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। मनु द्वारा महिलाओं के लिए ऊपर वर्णित स्थिति आज के आधुनिक समाज की संरचना में भी मान्य है। यदि यहाँ वहाँ के कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महिलाओं को घर में या घर के बाहर, समाज या दुनिया में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं मिली है। तो चौथा पॉइंट है, मुसलमानों में भी समान स्थिति है और वहाँ भी भेदभाव या अपरतंत्रता के लिए मजदूरी धार्मिक ग्रंथों, इस्लामी परंपरा द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा है। फिर आगे पांचवा पॉइंट, हमारे समाज में लैंगिक असमानता की दुर्भाग्यपूर्ण बात भी महिला है।
प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के कारण उन्होंने पुरुषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया और वे भी इस समान पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंग हैं। छठा इसमें दिया, महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वेश्यावृत्ति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होती हैं। महिलाओं को न केवल असमान वेतन या अधिक कार्य कराया जाता है, बल्कि उनके लिए कम कौशलों की नौकरियां पेश की जाती हैं, जिनका वेतनमान बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है। आगे इसमें दिया है 7वां पॉइंट, लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसीलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों, कौशल मांग की शर्तों को पूरा करने में अक्षम हो जाती हैं। प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। ये प्रदर्शित करता है कि 12वीं कक्षा के बाद माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं करते, जिससे वे नौकरी प्राप्त करने के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं। इसमें 8वां पॉइंट है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, परिवार, खाने की आदतों के मामले में भी वह केवल लड़का ही होता है जिसे सभी प्रकार का पौष्टिक और स्वादिष्ट पसंदीदा भोजन प्राप्त होता है, जबकि लड़की को वे सभी चीज़ें खाने को मिलती हैं जो परिवार की पुरुष खाना खाने के बाद बचा देते हैं, जो दोनों ही रूपों ने गुणवत्ता और पौष्टिकता में बहुत ही घटिया किस्म का होता है, और यही बाद के वर्षों में उसकी खराब सेहत का प्रमुख कारण बनता है। महिलाओं में रक्त की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, एनीमिया, आरक्तता और बच्चों को जन्म देने के समय होने वाली परेशानियों का प्रमुख कारण घटिया किस्म का खाना होता है, जो इन्हें अपने पिता के घर और ससुराल दोनों जगह मिलता है। इसके साथ ही असह्य काम का बोझ जिसे वे बचपन से ढोती आ रही हैं। आगे इसमें दिया है 9वां पॉइंट, अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। 10वां पॉइंट है, बच्चों की भाषा। 11वां पॉइंट, अक्सर बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में सहज महसूस करते हैं, लेकिन जब कक्षा में कोई दूसरी भाषा काम ले ली जाती है, तब उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे माहौल में शिक्षक और बच्चों दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होती है, जिससे कि वे कक्षा में अपनी अपनी भाषा बोल सकें और एक दूसरे से सीख सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविद कक्षा में एक से ज़्यादा भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों की वास्तविक अनुभव तो उनकी अपनी ही भाषा में होते हैं। अगर उसको कक्षा में अभिव्यक्त होने से रोका गया तो यह उन बच्चों के साथ भेदभाव होगा। आगे इसमें दिया है पहला पॉइंट, एक सहज एकाग्र व शांत मन। दूसरा है सही संतुलन। तीसरा है तर्कशील सोच और चौथा है एक सशक्त मन और पांचवा है अंतर प्रज्ञा और छठा है ग्रहण बोध और सातवां है अवलोकन शक्ति। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे।